नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका शहर आपकी खबर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। पीएम मोदी आज वाराणसी के दौरे पर थे, जहां उन्होंने पहले बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और फिर जनता का आभार जताने के साथ साथ कार्यकर्ताओं से मन की बात की। प्रचंड जीत के बाद पीएम मोदी जब पहली बार अपनी कर्मभूमि वाराणसी पहुंचे तो उन्होंने बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी तो लगाई ही, जीत के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं और काशी की जनता का धन्यवाद भी किया। लोगों का आभार जताने पीएम मोदी सोमवार सुबह ही वाराणसी पहुंचे थे और सबसे पहले दर्शन के लिए बाबा विश्वनाथ मंदिर की ओर रवाना हो गए। पीएम मोदी ने पुलिस लाइन से विश्वनाथ मंदिर तक की करीब 7 किलोमीटर की दूरी बेहद धीमी रफ्तार से तय की, ताकि वो लोगों का अभिवादन कर सकें। लोग भी पीएम मोदी के स्वागत में रास्ते भर खड़े रहे और जगह जगह लोगों ने उनकी गाड़ी पर फूल भी बरसाए। मंदिर पहुंचने पर पीएम मोदी ने बाबा विश्वनाथ की विधिवत पूजा की और फिर दीनदयाल हस्तकला संकुल में आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जहां पीएम ने बताया कि वाराणसी की जनता की वजह से ही वो नतीजों को लेकर निश्चिंत थे और इसी वजह से वो साधना के लिए केदारनाथ चले गए थे। शायद ही कोई उम्मीदवार चुनाव में और चुनाव के नतीजों के समय इतना निश्चिंत होता है जितना कि मैं था, और इन निश्चिंतता का कारण मोदी नहीं था, निश्चिंतता का कारण आप सबका परिश्रम था, काशी वासियों का विश्वास था। जब नतीजा आए तब भी निश्चित था, मतदान हो रहा था तब भी निश्चिंत था, और इसलिए बड़े मौज के साथ केदारनाथ में बाबा के चरणों में जाके बैठ चुका था। यहाँ पीएम मोदी ने उन राजनीतिक पंडितों पर निशाना साधा जो चुनाव में बीजेपी को कम आंक रहे थे। 3 चुनाव के बाद भी अगर पॉलिटिकल पंडित की आंखें खुलती नहीं है, 3 चुनाव के बावजूद भी पॉलिटिकल पंडितों के कान पर आवाज नहीं पहुंचती है, तो इसका मतलब है कि उनके विचार, उनकी सोच, उनके तर्क काल बाह्य हो चुके हैं। वो 20वीं सदी के लिए हैं, 21वीं सदी के लिए नहीं। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को कहा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में अंक गणित को केमिस्ट्री ने हरा दिया। देश में समाज शक्ति की जो केमिस्ट्री है, आदर्शों और संकल्पों की जो केमिस्ट्री है, वे कभी कभी सारे गुणा भाग, सारे अंक गणित को निरस्त कर देती है, पराजित कर देती हैं, और इस बार अंक गणित को केमिस्ट्री ने पराजित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कई राज्यों में बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर चिंता जताई और कहा कि बीजेपी विभाजन में विश्वास नहीं रखती। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की लगातार हिंसा होना, मार देना, उनकी हत्याएं होना, और दूसरी तरफ भाजपा का नाम लेते ही अनटचेबिलिटी, छुओ मत, अड़ो मत, तो बड़े खतरनाक है। हम इतने सालों से सत्ता पे आए हैं, हम विभाजनकारी मनोवृत्ति के नहीं हैं। बता दें, वाराणसी में पीएम मोदी को पिछली बार की तुलना में इस बार 1,07,721 वोट ज्यादा मिले हैं। 2014 में मोदी 3,71,784 वोटों से जीते थे। इस बार ये अंतर 4,79,505 वोट रहा। इस भारी समर्थन के बाद पीएम मोदी सोमवार को वाराणसी पहुंचे और लोगों का आभार जताने के साथ बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान की, जिसमें उन्होंने कहा कि अब राम का काम करना है और राम का काम होकर रहेगा।
प्रचंड जीत के बाद अब राम का काम। राम नाम लेकर करेंगे राम का काम। राम का काम करना है और राम का काम होते रहेगा। साफ है, उदयपुर में मोहन भागवत के इस बयान का इशारा अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण से है और बीजेपी की प्रचंड वापसी से इस बयान का मतलब भी खास हो जाता है। रविवार को राम कथा वाचक मुरारी बापू के साथ मोहन भागवत उदयपुर आए थे। यहीं प्रताप गौरव केंद्र में नवनिर्मित भक्ति धाम में प्राण प्रतिष्ठा और जन समर्पण कार्यक्रम के दौरान पहले मुरारी बापू ने और फिर आरएसएस प्रमुख ने राम का काम करने की बात दोहराई। आओ हम सब राम का नाम भी ले और राम का काम भी करने का संकल्प। मुरारी बापू जी ने आपको जो संदेश दिया है उसको ध्यान में रखिए। राम का काम करना है और राम का काम होते रहेगा। राम का काम करने के साथ साथ प्रताप गौरव केंद्र में मोहन भागवत ने ये भी कहा कि भारत विश्व शक्ति बनने वाला है। साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि विश्व शक्ति बनने से पहले भारत के हाथ में डर का डंडा भी होना चाहिए, तभी पूरी दुनिया भारत को ध्यान से सुनेगी। महाशक्ति बनेगा, भारत महाशक्ति बनेगा, चर्चा चलती है, बनना भी चाहिए। बिना शक्ति के कोई मानता भी नहीं। अगर समर्थक हो नहीं दोष कुसाई ऐसे कहा जाता, तो सत्य और सारे सद्विचार सदाचार को भी एक डंडा पासने चाहिए, तब तो दुनिया मानती है। राम मंदिर निर्माण पर पहले भी ऐसे दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन कोर्ट में मामला होने की वजह से ऐसे दावे बेअसर ही रहे। अब चुनाव के बाद फिर एक बार मंदिर पर काम की बात उठाई है, वो भी खुद संघ प्रमुख ने। देखना यह है कि अगले 5 साल में बीजेपी और आरएसएस राम मंदिर निर्माण के लिए अब कौन सा रास्ता अख्तियार करते हैं। सतीश, न्यूज़ 18 राजस्थान, उदयपुर। और अब बात जनसंख्या पर योग गुरु बाबा रामदेव की राय की। जनसंख्या पर बाबा रामदेव ने केंद्र के पाले में गुगली बॉल फेंक दिया है, जिसे लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। जनसंख्या पर रामबाण, पॉपुलेशन कंट्रोल का रामदेव फॉर्मूला, तीसरा बच्चा होते ही छिन जाए वोट अधिकार, रामबाण से जुबानी जंग तेज। कि 2 से ज्यादा जो भी बच्चा पैदा करेगा उस बच्चे को वोटिंग राइट नहीं होगा, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा और सरकार की ओर से जो भी सुविधाएं दी जाती हैं उससे उनको वंचित कर दिया जाए। पॉपुलेशन कंट्रोल का ये रामदेव फॉर्मूला है, एकदम अचूक फॉर्मूला। जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए बाबा रामदेव ने कठोर कानून की पैरोकारी भी की है। उनकी चाहत है कि केंद्र सरकार ऐसा कानून लेकर आए जिसके तहत तीसरा बच्चा होने पर वोट देने का अधिकार छिन जाए। भारत की आबादी आने वाले 50 वर्षों में भी 150 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उससे ज्यादा की आबादी सहने के लिए हम तैयार ही नहीं। और ये तभी हो सकता है जब कानून बने देश में कि 2 से ज्यादा जो भी बच्चा पैदा करेगा उस बच्चे को वोटिंग राइट नहीं होगा, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा और सरकार की ओर से जो भी सुविधाएं दी जाती हैं उससे उनको वंचित कर दिया जाए। इधर बाबा ने जनसंख्या पर रामबाण छोड़ा और उधर बाबा के बयान पर जुबानी जंग तेज हो गई है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर बाबा रामदेव के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। लोगों को असंवैधानिक बातें कहने से रोकने के लिए कोई कानून नहीं है, लेकिन रामदेव के विचारों को बेवजह ध्यान क्यों मिलता है। पेट और पैर से योग आसन कर लेने का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी से वोट का अधिकार छिन जाए सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तीसरे संतान हैं। सिर्फ ओवैसी ही नहीं, बाबा रामदेव के बयान पर जेडीयू और आरजेडी ने भी असहमति जताई है। बाबा रामदेव ने अपनी सोच व्यक्त की है। हो सकता है कि योगी की सोच हो,
किस कारण से ये सोच सार्वजनिक हुई है? ऐसे क्षेत्र में उनका हस्तक्षेप क्या है? हमें अपना पॉपुलेशन कम करने की जरूरत है। वही है एंटी मुस्लिम भी है। यानी आप देखिए इधर जो है पिछला जो 10 साल था उसमें जो डेमोग्राफी पर काम करने वाले लोग हैं, जन आबादी पर काम करने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि पूरे माने देश में हर समाज में जो है आबादी में की जो बढ़ोतरी थी उसमें घटाव आया है, मुसलमानों में भी घटाव आया है। बेशक जनसंख्या भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन इसे कंट्रोल करने के लिए किसी रामबाण की नहीं बल्कि जागरूकता की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस में मंथन का दौर शुरू हो गया है। अहमद पटेल और केसी वेणुगोपाल ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के आवास पर बैठक की और इस बैठक में लोकसभा हार पर चर्चा की गई। वैसे सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि राहुल गांधी इस्तीफे की अपनी पेशकश से पीछे हटने को तैयार नहीं है और उन्होंने इन नेताओं को अगला विकल्प ढूंढने या यूं कहें कि राहुल गांधी का दूसरा विकल्प ढूंढने को कहा है। मेरा ये मानना है कि आज की परिस्थितियों को देखते हुए राहुल गांधी जी को अपने इस्तीफे की पेशकश को वापस लेना चाहिए। उन्होंने उस वक्त जो उचित समझा अपने विचार CWC के सामने रखे, पर कभी कभी जब विशेष परिस्थितियां होती हैं तो ये जरूरी हो जाता है कि जो आदमी खुद चाहे उसको दरकिनार करके लार्जर परिप्रेक्ष्य में अपने फैसले करें। आज कांग्रेस के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। मेरे विचार में जहां पार्टी की कमियों को दूर करने की जरूरत है, वहां ये भी सुनिश्चित करने की जरूरत है कि हमारे पास ऐसा प्रेसिडेंट हो जो पार्टी को संगठित रख सके और जो पार्टी की विचारधारा के साथ इतना जुड़ा हो कि वो एक कन्विक्शन के साथ सारे देश में पार्टी को उभार सके। और आज के दिन मैं राहुल गांधी के अलावा ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं आइडेंटिफाई कर सकता जो इस मुश्किल समय में पार्टी का नेतृत्व कर सके। बिहार बीजेपी के प्रदेश महामंत्री राधा मोहन शर्मा विधान परिषद में बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार होंगे। विधान पार्षद सूरज नंदन कुशवाहा के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी। राधा मोहन शर्मा से बात की हमारे सहयोगी नीलकमल ने। विधान परिषद में होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा के उम्मीदवार होंगे राधा मोहन शर्मा, जो फिलहाल बिहार भाजपा में प्रदेश महामंत्री के तौर पर कार्यरत है। और हम बता दें आपको, राधा मोहन शर्मा हमारे साथ हैं अभी। आपको उम्मीदवार बनाया गया है भाजपा की तरफ से विधान परिषद के लिए। सबसे पहले प्रतिक्रिया आपको, आप कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता के तौर पे आप क्या कहें? भारतीय जनता पार्टी का जो निर्णय हुआ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय श्री अमित शाह जी और प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान नित्यानंद जी राय जी, बिहार के विधानमंडल के नेता सुशील कुमार मोदी जी और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, सबसे पहले तो ये लोग सब मिलकर के जो निर्णय लिया, बिहार के जो नेताओं का जो निर्णय हुआ है, वो निर्णय बिल्कुल एक सामान्य परिवार का रहने वाला एक कार्यकर्ता जो बहुत नीचे स्तर से चल करके 1980 से विद्यार्थी परिषद से काम करते हुए और आज लगातार 30 वर्षों तक इस कार्य को करते हुए संगठन को बिना मांगे, बिना थके, बिना सोचे, बिना कुछ इच्छा रखे हुए आज उस इच्छा को पूर्ति अगर किसी ने किया है इस दल के हमारा नेतृत्व। तो इस बुलेटिन में आज बस इतना ही। नमस्कार।